Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a closed loop C in a magnetic field. The flux passing through the loop is defined by choosing a surface whose edges coincide with the loop and using the formula phi equals to V1 dA1 plus V2 dA2 plus dash dash dash. Now if we choose two different surfaces S1 and S2 having C as their edges, would we get the same answer for flux? Justify your answer. तो हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है. तो बेसिकली हमें एक चीज पता है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, फील्ड लाइंस के बराबर होता है और ये हमारा इक्वल होता है बी डॉट ए के बराबर होता है. ये हमारा क्या होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है, जहां पर बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यू होती है. ठीक है, ये पहली चीज हो गई. दूसरी चीज, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, लूप फॉर्म करती हैं क्योंकि इस जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो होती है वो कुछ इस तरह की होती हैं, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह से क्लोज लूप बनाती हैं. ये कहीं से भी स्टार्ट और एंड नहीं कर सकती हैं. ठीक है, नेवर स्टार्ट और एंड फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द सरफेस, फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द स्पेस. ठीक है, ये क्या होती हैं, कंटिन्यू होती है. पहली चीज हमें पता चल गई. दूसरी चीज हमें पता चल गई, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूटी में रहती हैं और ये किसी भी स्पेस में कहीं से भी स्टार्ट या एंड नहीं कर सकती. जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है फ्री होती हैं, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में क्या होती हैं, एंड होती हैं. ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सरफेस दे रखे हैं. एक तो आपका S1 है और एक आपका S2 है और ये इस तरह से आपका है. C जो है दोनों के लिए क्या है, एज का काम कर रहा है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जितनी S1 से पास होंगी उतनी ही S2 से पास होंगी. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in S1 that is equals to number of magnetic field lines in S2 होगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों सरफेस हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं कि S1 से जैसे 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन S1 से हुई और S2 में जाके एक नई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई. ठीक है, या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो कहीं से भी स्पेस में स्टार्ट या एंड नहीं कर सकती. जितनी इनिशियली वो स्टार्ट हुई है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है. अगर इनिशियली 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसी भी पूरे ओवरऑल स्पेस में, तो वो पूरे ओवरऑल स्पेस में जितनी स्टार्ट होती हैं, जैसे अगर इस तरह से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो जब वो एग्जिट करेंगी तो वो कितनी आएंगी, जैसे 3 है ये, तो एग्जिट करने पर जितनी स्टार्ट में होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही एंड में होती हैं. मिड में कहीं भी वो स्टार्ट या एंड नहीं कर सकती. ऐसा नहीं है कि 3 ने एंट्री की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने और एंड पर आकर 2 निकली या एंड पर आकर 4 निकली, एक एक्स्ट्रा हो गई या एक कम हो गई, ऐसा नहीं होता है. जितनी वो स्टार्ट करती है एग्जिट होने पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है वो सेम रहता है. मतलब S1 से जितनी पास होंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक स्पेस है जिसमें बहुत सारे क्या बने हुए हैं, एक क्लोज लूप है सी हमारा जिसमें बहुत सारे सरफेस हैं और S1 और S2 भी उन्हीं सरफेसेस में से एक है. तो इस पूरे क्लोज लूप में नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होंगी वो हर सरफेस से सेम अमाउंट में पास होंगी. तो ये 4 है फील्ड लाइंस, तो S2 में भी कितनी होंगी, 4 होंगी. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हमें क्या शो करती हैं, फ्लक्स शो करती है. तो फ्लक्स जो S1 में आएगा वही हमारा फ्लक्स किस में आएगा, S2 में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फ्लक्स. जितनी फ्लक्स लाइन, जितनी नंबर फील्ड लाइंस अगर दोनों में सेम है तो फ्लक्स भी दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा. तो मैं ये कह सकती हूँ कि S1 और S2 दोनों के लिए हमको जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. और हम अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताकर. Okay, I hope you understood well. All the best.